लगभग 70,000 साल पहले मानव पहली बार अफ्रीका छोड़कर महान तटीय प्रवासन के माध्यम से भारत पहुंचे। उनके प्रत्यक्ष वंशज अंडमान द्वीप समूह में आज भी पाए जा सकते हैं। भारत को आबाद करने वाले अगले लोग एक छोटे से समूह थे। वे इतने सफल हुए कि उनकी संख्या तेजी से बढ़ गई और जल्द ही पिछले तटीय प्रवासन के सभी निशान मिट गए। उन्होंने गाय का पालन किया और जौट, गेहूं और बेर की खेती शुरू की। मनुष्यों की अगली लहर मध्य एशिया से आई थी। 4 से 2000 साल पहले दोनों समूह मिश्रित हो गए। आज के भारतीय इस ऐतिहासिक मिश्रण के वंशज हैं। 1921 में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सिंधु घाटी में एक कांस्य युग सभ्यता की खोज की। उन्हें वहां एडवांस नगर नियोजन और ड्रेनेज सिस्टम्स वाले विशाल शहर मिले। यह प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड से भी पुरानी थी और एक समय 50 लाख लोगों के लिए घर हुआ करती थी। अधिकांश लोग कारीगर और व्यापारी थे। उनका व्यापार नेटवर्क सुमेर मतलब आज के इराक तक फैला था। इन व्यापारियों द्वारा अपना सामान मुद्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सैकड़ों मोहर मिले हैं। मोहरों में लेखन का एक रूप है, लेकिन सिंधु की लिपि का अभी तक उद्वाचन नहीं हो पाया है। अंततः सभ्यता ढलने लगी। शायद क्लाइमेट परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी के शहर खाली हो गए और उनका अस्तित्व स्मृति से बाहर हो गया। फिर लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत में एक नया समाज उभरा। लोगों ने पशुओं को चरने के लिए जंगलों को साफ किया और लोहे के औजार बनाए। उनके राजा घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ चलाते थे और उनके पुजारी यानी ब्राह्मण पवित्र अग्नि में यज्ञ करके देवताओं की कृपा मांगते थे। उस समय के ऋषियों ने वेदों की रचना की जिनमें प्राचीन देवी देवताओं का स्तवन किया गया है। इनमें से कई स्तोत्र महिला विदुषियों ने बनाए हैं। 3500 साल बाद आज भी वेद उपयोग में हैं। वेदों की भाषा संस्कृत है। संस्कृत उत्तरी भारत की भाषाओं की पूर्वज है तथा स्वयं यूरोप की भाषाओं की रिश्तेदार है। वेदकालीन भारत का विस्तार हिंदू कुश पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानों तक फैला था। यह क्षेत्र कई राज्यों और गणराज्यों में विभाजित था। इनमें से एक राज्य था कुरु। इस राज्य में एक वंशवादी संघर्ष दिखा गया जिसका अंत एक महान युद्ध में हुआ। यह युद्ध महाभारत के लिए प्रेरणा बना। देवताओं और राजकुमारों का यह महाकाव्य आज भी भारत के लोगों को प्रभावित करता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक विचारक अपने विचारों से याजकों और उनके रीति रिवाज के अधिकार को चुनौती देने लगे थे। उनमें एक युवा राजकुमार था जिसने जीवन का सत्य खोजने के लिए अपने राज्य का त्याग किया था। उससे साक्षात्कार हुआ कि इच्छाएं दुख का कारण होती है और इच्छाओं को छोड़ देना आंतरिक शांति का मार्ग है। उस महापुरुष को हम बुद्ध के नाम से जानते हैं और उसका संदेश पूरे भारत में फैल। सन 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट की अपराजित सेना भारत की सीमा तक पहुंच गई। उन्होंने पंजाब में राजापुर के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई जीत ली। लेकिन पूर्व में एक युवा साहसी चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता हासिल कर ली थी। उन्होंने अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारियों को भारत से बाहर कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके पोते अशोका ने साम्राज्य का अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक विस्तार किया। कलिंग के राज्य के खिलाफ उनकी विनाशकारी जीत के बाद वह बौद्ध बन गए और अपने नागरिकों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अशोक ने अपने साम्राज्य में शांति, करुणा और न्याय का संदेश देने वाले आदेश जारी किए। ये पद ब्राह्मी में लिखे गए थे जो आज भारत में उपयोग किए जाने वाले सभी लिपियों की पूर्वज हैं। इस समय तक सामान्य जनसंख्या में विभिन्न प्राकृत भाषाएं बोली जाती थी जो कि भविष्य में भारत की आधुनिक भाषाओं में विकसित होने वाली थी। लेकिन दक्षिण में तमिल भाषा पहले से ही शास्त्रीय साहित्य निर्माण कर चुकी थी। तमिलनाडु के 3 राज्यों ने सोने के सिक्कों के लिए भारतीय मसाले का आदान प्रदान करते हुए रोमन साम्राज्य के साथ बड़े पैमाने पर कारोबार किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक भ्रामक जनजाति ने मध्य एशिया से आकर उत्तरी भारत में कुषाण साम्राज्य का गठन किया। सम्राट कनिष्क के तहत उन्होंने बौद्ध धर्म को गले लगाया और सिल्क रोड के माध्यम से इसे चीन तक पहुंचाया। कुषाण साम्राज्य की गिरावट के बाद गुप्त वंश का उदय हुआ और शांति और समृद्धि की अवधि शुरू हुई। यह भारत का स्वर्ण युग था। गुप्त काल में अनेक सांस्कृतिक उच्चांक प्राप्त हुए, जैसे कालिदास के शास्त्रीय संस्कृत नाटक, चतुरंग यानी शतरंज के खेल का पूर्वज और दुनिया का सबसे पहला सेक्स मैनुअल कामसूत्र। गणितज्ञ एवं खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट ने प्रस्ताव किया था कि धरती सूर्य की परिक्रमा करती है और उन्होंने पृथ्वी की सर्कमफ्रेंस की सही गणना भी बताई। लेकिन दुनिया में भारत का सबसे बड़ा योगदान था हिंदू नंबर सिस्टम और शून्य के आंकड़े का उपयोग, जो संपूर्ण आधुनिक विज्ञान की नींव है। रीति रिवाजों के बजाय भक्ति पर आधारित एक नया हिंदू धर्म गुप्त राजवंश के तहत उभरा और शिव और विष्णु के पंथ प्रमुख बने। गुप्त साम्राज्य की अंततः गिरावट आई और साम्राज्य कई राज्यों में टूट गया जो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते थे। इस समय का कोई भी शासक एक महान साम्राज्य को बनाने और नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रहा। 10वीं शताब्दी में राजा के तहत चोला वंश ने गतिरोध को तोड़ दिया और दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त की। चोला नौसेना ने बंगाल की खाड़ी पर प्रभुत्व रखा और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर हमला किया।
चोला राजाओं ने महान शिव मंदिर बनाए जो कि आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गए। लेकिन लगभग उसी समय उत्तर भारत के मंदिरों को एक बाहरी ताकत ने अपना निशाना बनाया। यहाँ समाप्त होता है प्राचीन भारत का इतिहास। अगले वीडियो में देखिए मध्यकालीन भारत की कहानी। अगर आप इतिहास, भाषा और संस्कृति पर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रीफ हिस्ट्रीज देखने के लिए धन्यवाद।